उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में जनवरी की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह के 5 बजे थे और घने कोहरे ने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लिया था। खेतों में पाला पड़ा हुआ था और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। इसी ठंड में एक किसान रामदीन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामदीन 50 साल का एक मेहनती किसान था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथों की रेखाएं गहरी थीं और चेहरे पर मेहनत और संघर्ष की कहानी साफ दिखाई देती थी। उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी जिस पर वो गेहूं और सरसों की फसल उगाता था। सीता, ये ठंड तो हर साल से ज्यादा है। देखो, रजाई भी काम नहीं कर रही। बच्चों को ठीक से ढक दो, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, मैं देख रही हूँ। राजू को तो बुखार भी आ रहा है, पर दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाएं? पिछली फसल से जो मिला था वो तो साहूकार को चुकाने में ही चला गया। सीता की आवाज में दर्द था। वो जानती थी कि उनकी स्थिति कितनी नाजुक है। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा गेहूं का आटा और कुछ दालें थीं। ईंधन के लिए लकड़ियां भी खत्म हो रही थीं। रामदीन रोज सुबह सुबह अपने खेत की ओर जाता और शाम को थका हारा लौटता। आज भी रामदीन ने अपनी फटी पुरानी शाल ओढ़ी, सिर पर पगड़ी बांधी और खेत की ओर चल पड़ा। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। रास्ते में उसे गांव के ही एक और किसान शंकर मिला। शंकर भाई, राम राम। इतनी सुबह कहाँ निकले? राम राम रामदीन, खेत की तरफ ही जा रहा हूँ। इस ठंड में पता नहीं फसल का क्या हाल होगा। कल रात तो पाला भी पड़ा है। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर इस बार फसल खराब हो गई तो न जाने क्या होगा। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा है। यही तो हाल है सबका। सरकार कहती है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर हम तक तो कुछ पहुंचता नहीं। बैंक से कर्ज लो तो ब्याज इतना है कि चुकाना मुश्किल। साहूकार से लो तो वो तो और भी महंगा पड़ता है। दोनों किसान धीरे धीरे अपने अपने खेतों की ओर बढ़ गए। जब रामदीन अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सरसों की पत्तियां पाले से झुलस गई थीं। गेहूं की फसल भी कमजोर लग रही थी। उसका दिल बैठ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत की थी, रात रात भर जागकर खेत में पानी दिया था, और अब ये हाल। रामदीन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि इस फसल पर ही उसके परिवार का पूरा साल निर्भर करता है। अगर ये फसल बर्बाद हो गई तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद कुछ पौधे बच सकें। उसने पूरे दिन खेत में काम किया, सूखी पत्तियां हटाईं, पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाई, पानी की व्यवस्था देखी। शाम होते होते वो बिल्कुल थक चुका था। जब वो घर लौटा तो सीता ने देखा कि उसका चेहरा उतरा हुआ है। क्या हुआ? खेत में सब ठीक तो है? पानी ने बहुत नुकसान किया है सीता। सरसों की फसल तो लगभग बर्बाद हो गई। गेहूं भी कमजोर पड़ गया है। अब पता नहीं इस साल क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे? राजू को दवाई चाहिए, घर में राशन खत्म हो रहा है और ऊपर से साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। उस रात रामदीन को नींद नहीं आई। वो बार बार करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि शहर जाकर मजदूरी करनी चाहिए, कुछ कहते थे कि जमीन बेचकर कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहिए। पर रामदीन के लिए ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उसके पूर्वजों की धरोहर थी। अगले दिन सुबह रामदीन फिर अपने खेत पर गया। रास्ते में उसे गांव के मुखिया रघुवीर सिंह मिले। अरे रामदीन, कैसे हो बेटा? सुना है तुम्हारी फसल को पाले ने नुकसान पहुंचाया है। जी मुखिया जी, बहुत बुरा हाल है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो बेटा, सरकार की एक योजना है फसल बीमा। तुमने ये कराया था क्या? नहीं मुखिया जी, मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। और फिर बीमा कराने के लिए भी तो पैसे लगते हैं। हाँ, यही तो समस्या है। बहुत सी योजनाएं हैं पर गरीब किसान तक पहुंचती नहीं। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, शायद कुछ राहत मिल जाए। रामदीन को थोड़ी उम्मीद बंधी, पर वो जानता था कि सरकारी मदद आने में महीनों लग जाते हैं और तब तक तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। उसने खेत का काम पूरा किया और दोपहर में घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सीता बहुत परेशान दिख रही थी।
उसके पास साहूकार रामप्रसाद बैठा था। रामदीन, तुम्हारे 5,000 रुपए बाकी हैं। ब्याज मिलाकर अब 7,000 हो गए हैं। कब चुकाओगे? साहूकार जी, आप जानते हैं कि फसल खराब हो गई है, थोड़ा समय दे दीजिए, अगली फसल आने पर पूरे पैसे चुका दूंगा। अगली फसल? अभी तो जनवरी है, अगली फसल तो अप्रैल मई में आएगी, तब तक ब्याज और बढ़ जाएगा। नहीं, या तो अभी पैसे दो या फिर अपनी जमीन गिरवी रख दो। नहीं साहूकार जी, ये मत कहिए। ये जमीन मेरे बाप दादा की है, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं किसी तरह इंतजाम करूंगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। रामप्रसाद ने कड़ी नजरों से रामदीन को देखा और फिर उठकर चला गया। जाते जाते बोला कि उसे 1 महीने का वक्त देता है, उसके बाद कोई रियायत नहीं होगी। रामदीन और सीता दोनों चुपचाप बैठे रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस शाम गांव में पंचायत बुलाई गई थी। मुखिया ने सभी किसानों को इकट्ठा किया था। रामदीन भी वहां गया। भाइयों, आप सब जानते हैं कि इस साल की ठंड ने हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैंने जिला अधिकारी से बात की है, वे कह रहे हैं कि सरकार मुआवजा देगी, पर उसके लिए सर्वे होगा। सर्वे में समय लगेगा और फिर पैसे आने में भी समय लगेगा। मुखिया जी, जब तक सरकार का मुआवजा आएगा तब तक तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें फौरन मदद चाहिए। हाँ मुखिया जी, शंकर भाई सही कह रहे हैं। साहूकार हमारी जमीन लेने की धमकी दे रहे हैं। बच्चे भूखे हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं, हमें अभी मदद चाहिए। पंचायत में लंबी चर्चा हुई। मुखिया ने बताया कि गांव की सहकारी समिति से कुछ मदद मिल सकती है, पर वो बहुत कम होगी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सब मिलकर जिला कलेक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी समस्या रखनी चाहिए। अगले दिन गांव के करीब 30 किसान जिला मुख्यालय के लिए निकल पड़े। रामदीन भी उनके साथ था। ये उसके जीवन का पहला मौका था जब वो इतनी दूर जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर सब लोग शहर पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर भीड़ लगी थी। कई गांवों के किसान वहां अपनी समस्याएं लेकर आए थे। रामदीन और उसके साथी घंटों इंतजार करते रहे। दोपहर हो गई, पर अभी तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मुखिया जी, यहाँ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हम यूं ही बैठे हैं। धैर्य रखो रामदीन, सरकारी काम में समय लगता है, हमें इंतजार करना होगा। शाम होने को आई, तब जाकर उन्हें कलेक्टर के सहायक से मिलने का मौका मिला। उन्होंने अपनी पूरी समस्या रखी। पाले से फसल का नुकसान, साहूकारों का कर्ज, परिवारों की भूख, बच्चों की बीमारियां। सहायक ने बड़े शांत भाव से सब सुना और फिर कहा कि वे एक आवेदन दे दें, सर्वे के बाद मुआवजा मिल जाएगा। पर साहब, सर्वे में कितना समय लगेगा? हम तो अभी मुसीबत में हैं। देखिए, ये सरकारी प्रक्रिया है, इसमें समय तो लगता ही है। आप चिंता ना करें, जल्द से जल्द काम होगा। निराश होकर सब लोग वापस गांव लौट आए। रामदीन के मन में हताशा थी। उसे लगा कि सरकारी मदद तो मिलेगी नहीं, अब अपने हाथों कुछ करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में रामदीन ने कई उपाय सोचे। उसने गांव में ही कुछ लोगों से मजदूरी का काम मांगा, पर इस ठंड में काम बहुत कम था। उसने सोचा कि शहर जाकर रिक्शा चलाएगा या कोई फैक्ट्री में काम ढूंढेगा, पर फिर सोचा कि अगर वो गांव छोड़कर चला गया तो परिवार का क्या होगा? खेत की देखभाल कौन करेगा? एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। वह कृषि विभाग का अफसर था। उसने किसानों को बुलाकर कहा कि सरकार नई तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है। पॉली हाउस खेती, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती जैसी चीजें सिखाई जा रही हैं। देखिए किसान भाइयों, पुरानी तकनीक से अब काम नहीं चलेगा। आप लोगों को आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। पॉली हाउस में खेती करेंगे तो ठंड और गर्मी का असर कम होगा। पर साहब, इन सब चीजों में तो बहुत पैसे लगते हैं। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं। हाँ, शुरुआत में निवेश तो लगता है, पर सरकार लोन देती है, सब्सिडी देती है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साहब, लोन का मतलब फिर कर्ज? हम पहले से ही कर्ज में डूबे हैं और सब्सिडी मिलने में महीनों साल लग जाते हैं। अधिकारी ने बहुत समझाया, पर्चे बांटे और चला गया। किसान वहीं खड़े रह गए, निराश, हताश और असहाय। रामदीन को लगा कि सरकार और अधिकारी उनकी असली समस्या समझते ही नहीं। उन्हें फौरन राहत नहीं चाहिए, उन्हें तो फौरी मदद चाहिए, रोटी के लिए, दवाई के लिए, कर्ज चुकाने के लिए। उस रात रामदीन फिर से सो नहीं पाया।
उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या वो अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचते? कम से कम इतने पैसे मिल जाएंगे कि कर्ज चुका सके और घर चला सके। पर फिर वो सोचने लगा कि अगर जमीन बेचती तो फिर तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जमीन ही तो उसकी पहचान है, उसका आधार है। सुबह होते ही सीता ने देखा कि रामदीन की आंखें लाल हैं और चेहरा तनावग्रस्त है। क्या सोच रहे हो? रात भर जागते रह रही? सीता, मैं सोच रहा था कि शायद आधी बीघा जमीन बेच दूं। इससे कम से कम कर्ज तो चुक जाएगा और कुछ महीने घर चल जाएगा। जमीन बेचने की बात कर रहे हो? ये तो हमारे बाप दादा की निशानी है। एक बार बेचती तो फिर कभी नहीं मिलेगी। पर और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। साहूकार जमीन छीन लेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। कम से कम अगर खुद ही बेच दें तो कुछ पैसे तो मिलेंगे। सीता रोने लगी। वो जानती थी कि रामदीन सही कह रहा है, पर उसका मन नहीं मान रहा था। ये जमीन उनकी जीवन रेखा थी। इसे बेचना अपनी पहचान खोने जैसा था। उसी दिन दोपहर में गांव में एक खबर फैली कि पड़ोस के गांव के एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। कर्ज के बोझ तले दबकर फसल बर्बाद होने के दुख में उसने जहर खा लिया था। ये खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रामदीन के मन में गहरा दुख उठा। वो जानता था कि वो किसान भी उसी जैसी स्थिति में था। कितने किसान हर साल इसी तरह मौत को गले लगा लेते हैं और किसी को परवाह नहीं होती। न्यूज़पेपर में एक छोटी सी खबर छपती है और फिर सब भूल जाते हैं। शाम को गांव के कुछ लोग उस मृत किसान के घर गए। वहां का दृश्य देखकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। मृतक की विधवा रो रही थी। उसके छोटे छोटे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। नहीं, मैं ये रास्ता नहीं अपनाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी से हार नहीं मानूंगा। मेरे बच्चों के लिए, सीता के लिए मुझे लड़ना होगा। उस रात रामदीन ने एक फैसला किया। वो अगले दिन शहर जाएगा और वहां कोई भी काम ढूंढेगा, मजदूरी, रिक्शा चलाना, कुछ भी। साथ ही वो अपने खेत का काम भी जारी रखेगा। वो दोनों काम करेगा, सुबह और शाम खेत में और दिन में शहर में मजदूरी। अगले दिन सुबह सुबह रामदीन खेत गया, जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर साइकिल पर बैठकर 15 किलोमीटर दूर शहर की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लगती थी, पर उसने हार नहीं मानी। शहर में पहुंचकर उसने एक निर्माण स्थल पर काम मांगा। ठेकेदार ने उसे देखा, कमजोर सा शरीर, बूढ़े से दिखने वाला आदमी। क्या काम करोगे? यहाँ मेहनत का काम है। साहब, मैं मेहनत से नहीं डरता। जो भी काम देंगे कर दूंगा, बस रोज के 200-250 रुपए मिल जाएं। ठेकेदार ने सोचा और फिर उसे ईंट ढोने का काम दे दिया। पूरे दिन रामदीन ने कड़ी मेहनत की। उसकी पीठ टूट रही थी, हाथ दुख रहे थे, पर उसने काम जारी रखा। शाम को उसे 250 रुपए मिले। घर लौटते समय रामदीन ने रास्ते में बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई और सीता के लिए सब्जियां खरीदी। जब वो घर पहुंचा तो सीता ने देखा कि वो बहुत थका हुआ है। कहाँ थे तुम पूरे दिन? इतने थके क्यों लग रहे हो? शहर में काम कर रहा था। देखो, आज के 250 रुपए कमाए हैं और तुम्हारे लिए सब्जी लाया हूँ, बच्चों के लिए मिठाई भी। सीता की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि रामदीन कितनी मेहनत कर रहा है। उसने रामदीन के हाथ पकड़े। वे छिले हुए थे, खून के निशान थे। ये तुमने क्या किया अपने हाथों का? कितना काम किया होगा। कोई बात नहीं सीता, ये हाथ तो मेहनत के लिए ही हैं। कुछ दिन ऐसे ही करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले कई हफ्तों तक रामदीन यही दिनचर्या अपनाता रहा। सुबह 4 बजे उठना, खेत जाना, फिर शहर में मजदूरी, शाम को फिर खेत और रात को घर लौटना। उसका शरीर टूट रहा था, पर हौसला बुलंद था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फरवरी आते आते उसने थोड़े पैसे जमा कर लिए थे। साहूकार को कुछ पैसे दिए, घर का राशन भर लिया और राजू की दवाई भी ले आया। खेत में भी हालात सुधरने लगे। पाले का असर कम हुआ। जो फसल बची थी वो बढ़ने लगी। रामदीन ने अपने खेत में पूरी मेहनत की, नियमित सिंचाई, खाद और देखभाल। मार्च आते आते गेहूं की बालियां लहलहाने लगीं। सरसों भी अच्छी हो गई थी। ये देखकर रामदीन को थोड़ी राहत मिली। कम से कम कुछ फसल तो होगी। एक दिन गांव में सरकारी सर्वे टीम आई। उन्होंने पाले से हुए नुकसान का सर्वे किया। रामदीन को भी फॉर्म भरने को कहा गया। आपकी कितनी फसल बर्बाद हुई? साहब, सरसों की लगभग 60% फसल बर्बाद हो गई। गेहूं की भी 30-40%।
ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ। आपको मुआवजा मिलेगा। कब तक मिलेगा साहब? ये तो कह नहीं सकता, पर कोशिश रहेगी जल्दी करने की। रामदीन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसने फॉर्म भर दिया। उसे पता था कि सरकारी काम में महीनों लग जाते हैं। अप्रैल आ गया। अब फसल कटाई के लिए तैयार थी। रामदीन ने गांव के कुछ मजदूरों को बुलाया और फसल कटाई शुरू की। जब फसल तौली गई तो पता चला कि पिछले साल से आधी फसल हुई है। फिर भी रामदीन खुश था, क्योंकि शहर में जो पैसे उसने कमाए थे उससे कम से कम घर चल रहा था। फसल बेचकर उसे करीब 25,000 रुपए मिले। इसमें से उसने साहूकार को 10,000 रुपए चुकाए। बाकी पैसों से घर का सामान खरीदा और थोड़े पैसे अगली फसल से लिए बचाए। मई के महीने में एक दिन पटवारी ने आकर बताया कि उसके खाते में मुआवजे के 8,000 रुपए आ गए हैं। ये सुनकर रामदीन को विश्वास नहीं हुआ। सच में पटवारी जी, सरकार ने मुआवजा दे दिया? हाँ रामदीन, मैं खुद चौंक गया। इस बार तो जल्दी काम हो गया। रामदीन बैंक गया और पैसे निकाले। इन पैसों से उसने साहूकार का बाकी कर्ज चुका दिया। अब वो कर्ज मुक्त था। उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया। उस शाम घर में खुशी का माहौल था। सीता ने अच्छा खाना बनाया, बच्चे खुश थे। रामदीन ने सीता से कहा, सीता, हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है इस ठंड में, पर हमने हार नहीं मानी। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया। हाँ, तुमने बहुत मेहनत की। मैंने तुम्हें कभी हारते नहीं देखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रामदीन ने सोचा कि अब उसे आगे की योजना बनानी होगी। वो शहर में मजदूरी करता रहेगा ताकि एक नियमित आमदनी बनी रहे। साथ ही वो खेती भी बेहतर तरीके से करेगा। उसने सोचा कि अगली बार फसल बीमा जरूर कराएगा। जून आ गया और मानसून की तैयारियां शुरू हो गईं। रामदीन ने धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करना शुरू किया। इस बार उसने गांव के कृषि अधिकारी से सलाह ली और बेहतर किस्म के बीज लिए। कुछ महीनों में उसकी मेहनत फिर रंग लाने लगी। धान की फसल अच्छी हुई। अक्टूबर में जब फसल काटी गई तो अच्छी आमदनी हुई। रामदीन ने कुछ पैसे बचाए और सोचा कि अगले साल एक छोटा ट्यूबवेल लगा लेगा। नवंबर आते आते फिर ठंड शुरू हो गई, पर इस बार रामदीन तैयार था। उसके पास पैसे थे, घर में राशन था, बच्चों के लिए गर्म कपड़े थे। उसने गेहूं की फसल की बुआई कर दी थी और इस बार ज्यादा सावधानी बरती थी। इस साल हम पहले से तैयार हैं सीता। अगर पाला पड़ेगा भी तो हम संभाल लेंगे। हाँ, अब हालात पहले से बेहतर हैं। तुम्हारी मेहनत ने सब बदल दिया। दिसंबर आ गया और फिर से ठंड बढ़ने लगी, पर इस बार रामदीन ने खेत में कुछ उपाय किए थे। उसने कुछ पौधों के पास धुआं करने की व्यवस्था की थी, पानी की नियमित व्यवस्था की थी। गांव के कृषि अधिकारी ने उसे बताया था कि पाले से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जनवरी फिर आ गया, वही महीना जब पिछले साल उसकी फसल बर्बाद हुई थी, जब उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था। पर इस बार स्थिति अलग थी। रामदीन के चेहरे पर आत्मविश्वास था। एक दिन शंकर उससे मिलने आया। रामदीन भाई, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल जब तुम्हारी फसल बर्बाद हुई थी, मुझे लगा था कि तुम टूट जाओगे, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी। शंकर भाई, मुसीबत तो आती है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैंने सोचा था कि मजदूरी करूंगा, दोहरी मेहनत करूंगा, पर जमीन नहीं बेचूंगा। और देखो, भगवान ने मेहनत का फल दिया। तुमने हम सबको एक सबक सिखाया है भाई। हिम्मत और मेहनत से कोई भी मुसीबत पार की जा सकती है। गांव में धीरे धीरे रामदीन की कहानी फैलने लगी। लोग उसकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ करने लगे। कुछ और किसानों ने भी उससे प्रेरणा ली और दोहरे काम करने लगे, खेती के साथ साथ कोई दूसरा काम भी। फरवरी आते आते रामदीन की इस साल की फसल अच्छी दिख रही थी। पाले ने ज्यादा नुकसान नहीं किया क्योंकि उसने सावधानी बरती थी। मार्च में जब फसल काटी गई तो पिछले साल से 2 गुनी फसल हुई। देखो सीता, इस साल की फसल भगवान की कृपा है। हाँ, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो मेहनत की वह सबके सामने है। फसल बेचकर रामदीन को इस बार 50,000 रुपए मिले। शहर की मजदूरी से भी उसने पूरे साल में अच्छे पैसे कमाए थे। अब उसके पास काफी बचत हो गई थी। उसने तय किया कि वह एक छोटा ट्यूबवेल लगाएगा और अगली बार फसल बीमा भी कराएगा। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। वह उन किसानों को सम्मानित करने आया था जिन्होंने मुसीबत के बावजूद अच्छी खेती की थी। रामदीन का नाम भी उस सूची में था।
रामदीन जी, हमने आपकी मेहनत और संघर्ष के बारे में सुना है। आप एक आदर्श किसान हैं। आपने साबित किया कि हिम्मत और मेहनत से हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। धन्यवाद साहब, पर मैंने तो वही किया जो एक किसान को करना चाहिए, मेहनत करना, परिवार के लिए संघर्ष करना। उस दिन रामदीन को एक प्रमाण पत्र और 5,000 रुपए का इनाम मिला।